सो गाइस, आईपीओ की बारिश में एक और आईपीओ हो रहा है ओपन 14th ऑफ नवंबर को। ये कंपनी एक इंडियन कंपनी होने के बावजूद भी ग्लोबली प्रेजेंस रखती है, काफ़ी शानदार बिजनेस में है और ऐसा बिजनेस जो फ्यूचर में काफ़ी बेहतर कर सकता है। नाम है कैपलरी टेक्नोलॉजीज आईपीओ। इस आईपीओ का हम डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में, जानेंगे डिटेल्स में हर एक चीज़ कंपनी के बारे में, इसका बिजनेस, फाइनेंशियल डेटा, इसका फ्यूचर ग्रोथ, इसके केपीआईज, इसका जीएमपी एंड उसका ट्रेंड, और फाइनली हमें कैसे आईपीओ में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वैल्यूएशन ठीक है या नहीं है, सब कुछ बताऊंगा इस छोटी सी वीडियो में। बस आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है ताकि सब कुछ सही तरीके से समझ आ सके। अपनी डिटेल्स को स्टार्ट करो उसके पहले बता दूंगा गाइस कि मैं आपका दोस्त अंकुर प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। जो भी वीडियो में इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूं वो एजुकेशन पर्पस के लिए, इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए होती है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन रिफ्लेक्ट करता है, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है। कोई भी डिसीजन बनाने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं, आपका अपना रिस्क एनालाइज करके ही कोई डिसीजन बनाए। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इस बात का ध्यान देना है। वापस आते हैं और डिटेल्स को स्टार्ट करते हैं कैपलरी टेक्नोलॉजीज आईपीओ की बेसिक डिटेल्स से। आईपीओ का इस 14th ऑफ नवंबर को ओपन होगा, क्लोज हो जाएगा 18th ऑफ नवंबर को। 2 की फेस वैल्यू पे 577 का प्राइस बैंड है और जो साइज़ है वो 877.50 करोड़ का है, यानी कि मिड साइज आईपीओ है। ये बहुत बड़ा साइज नहीं है और छोटा भी नहीं है, जिसमें 345 फ्रेश इशू है और बाकी बचा हुआ 532 करोड़ रुपीस का ओएफएस है। बात करें इस आईपीओ में रिजर्वेशन की तो 10% रिटेलर का कोटा है, 15% एनआईएस का और 75% क्यूआईबीज का कोटा रखा गया है। तो हमने बेसिक डिटेल्स देख ली, अब इस कंपनी के बिजनेस के बारे में जान लेते हैं। गाइस, सिंपल सी भाषा में समझाऊं तो ये कंपनी जो है एक सास कंपनी है, यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी है। इस कंपनी का अपना खुद का सॉफ्टवेयर है जो ये दूसरी कंपनीज को प्रोवाइड करवाती है और उनसे इंस्टॉलेशन का चार्ज या एक बार का सेटअप का चार्ज लेती है, उसके बाद सब्सक्रिप्शन मॉडल पे पैसा अर्न करती है। ठीक है, यही इस कंपनी का बिजनेस है। अगर जो इसी चीज़ को थोड़ा सा डीप आपको समझाऊं तो ये कंपनी अपने सॉफ्टवेयर को ऐसी किसी कंपनी को प्रोवाइड करवाती है जिनको ज़रूरत हो इस बात की कि वो अपने कस्टमर्स को अपने ऐप के द्वारा इंगेज रख पाएँ, उनको लॉयल्टी प्रोग्राम के द्वारा कुछ रिवॉर्ड्स पॉइंट दे पाएँ, उनके बारे में ये समझ पाएँ कि एक्चुअल में उनको किस चीज़ की ज़्यादा नीड है, जिससे वो टारगेटेड ऑडियंस को सेम प्रोडक्ट के लिए बार बार मैसेज भेज के व्हाट्सएप पे या नोटिफिकेशन के द्वारा अपना प्रोडक्ट सेल कर पाएँ। ठीक है, तो ये जो सारा बैकग्राउंड में प्रोसेस हो रहा है ये करती है ये कंपनी जिसका नाम है कैपलरी टेक्नोलॉजी। आपको एग्जांपल में मैं बता देता हूं, जैसे आप देख लो यहाँ पे टाटा का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, नहीं क्लाइंट्स में। तो मान लो टाटा कोई ऐप है, जैसे टाटा नियो का एक ऐप है, ठीक है। टाटा नियो ऐप में जो भी प्रोडक्ट है वो टाटा का हुआ, जो ऐप है वो भी टाटा का हुआ, ठीक है। लेकिन टाटा अपने कस्टमर्स को कुछ रिवॉर्ड्स पॉइंट देता है। वो रिवॉर्ड पॉइंट किस तरीके से दिया जाएगा, किस तरह से कस्टमर को एंगेज किया जाएगा, कौन सा कस्टमर क्या खरीदना चाहता है, कौन सा कस्टमर किस चीज़ को बार बार अप्रोच कर रहा है या उसका मन मूड कैसा है, ये सारी चीज़ें एक बाहर की कंपनी जैसे कैपलरी टेक्नोलॉजी का सॉफ्टवेयर लेके वो इम्प्लांट कर देंगे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ही, ठीक है। और ये सारा का सारा जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है मैनेज करेंगे। तो यही इस कंपनी का सेम बिजनेस है। और देख सकते हो यहाँ पे जैसे कि टाटा हो गया, डोमिनोज हो गया, जॉकी हो गया, प्यूमा हो गया एंड शेल हो गया, ऐसी कंपनीज से इनका बिजनेस आता है, मतलब ये इनके क्लाइंट्स हैं। और बता दूं कि जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज होती है ना, दुनिया की सबसे बड़ी 500 कंपनी, उसमें से 19 कंपनियों के लिए ये अपना सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाते हैं। बता दूं ये कंपनी इंडियन होने के साथ साथ 30 अलग अलग कंट्रीज में भी काम करती है। इसका जो इंडिया से रेवेन्यू आता है वो इसके पूरे बिजनेस का मात्र 13% है। बाकी इसका जो रेवेन्यू आता है वो नॉर्थ अमेरिका से आता है 57% लगभग, और एशिया की दूसरी कंट्री से आता है। ठीक है, तो बिजनेस को हमने समझ लिया, स्पेसिफिकली कहाँ से कितना रेवेन्यू आता है वो भी हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी के फाइनेंशियल डेटा को देख लेते हैं, कंपनी फाइनेंशियली कैसा कर रही है। कंपनी का जो फाइनेंशियल डेटा है 23 से लेकर 25 तक पूरा अवेलेबल है और सितंबर तक का डेटा अवेलेबल है, यानी कि यहाँ पे 6 मंथ तक का डेटा अवेलेबल है, 2 क्वार्टर का डेटा अवेलेबल है। ठीक है, ध्यान देना है इस चीज़ का। एसेट की बात करें तो एसेट में हमें हर बार एक अच्छी ग्रोथ नजर आती हुई दिख रही है, बस 24 से 25 में कम होता हुआ हमें दिखा था, उसके बाद फिर से एसेट बढ़ा है। इनकम की बात करें 266 टू 535 करोड़ का, फिर 611 करोड़ का, और अभी सिर्फ 6 मंथ्स में यानी कि आधे साल में
362 करोड़ का इन्होंने इनकम जनरेट कर लिया। अगर जो सिमिलर सही अर्न करती हैं तो ईजिली इसको बीट कर सकती है, 700 करोड़ पार कर सकती हैं। पैट की बात करें तो 88.56 करोड़ का लॉस था, फिर 68 करोड़ का लॉस हुआ, लॉस कम हुआ, फिर 14.15 करोड़ के प्रॉफिट में आए। और आप देख सकते हो प्रॉफिट को सस्टेन किया तो है, लेकिन जितना प्रॉफिट होना चाहिए उतना बना नहीं पाए हैं। हो सकता है आने वाले 6 महीने में बढ़िया प्रॉफिट आ जाए तो अलग बात, नहीं तो फिलहाल कंपेयर करें अगर जो पिछले साल के 14.5 करोड़ से, तो अभी 6 महीने में सिर्फ 1 करोड़ ही कमाया है, यानी कि दिक्कत है। प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी आई है, सस्टेन किया, एक पॉजिटिव बात है, लेकिन जिस तरीके से ग्रोथ होनी चाहिए थी उस तरीके से ग्रोथ नहीं हुई है इनके पैट में। एबिटा जो है वो भी हमें कम होता हुआ दिखा है ऑब्वियसली। उसके साथ नेटवर्थ 509 करोड़ का, जो कि बढ़ता दिखा है, रिजर्व सरप्लस 149 करोड़ का, और बोरोइंग भी कंपनी ने कम किया है, लेकिन अभी भी 88.94 करोड़ का है। और ये जो मार्केट से पैसा उठा रहा है, इससे कोई भी बोरोइंग नहीं पे करने वाले, तो बोरोइंग एज इट इज ही रह जाएगा। ठीक है, अब कंपनी के KPIs की बात कर लेते हैं। तो क्योंकि फाइनेंशियल डेटा कम हुआ तो KPIs इज नॉट सो गुड। 2.76% ROC, डेट टू रेशियो कम है 0.18, मतलब एडजस्ट किया जा सकता है। ROW 2.85, पैट मार्जिन बहुत ही कम है जो क्लियरली दिख रहा था। एबिटा मार्जिन 13.13 है, ठीक सा है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी ठीक है 8.87, लेकिन जो मार्केट कैप है, यानी जिस वैल्यूएशन पे ये पैसा उठा रहे हैं, अगर जो रिवेन्यू के हिसाब से देखें तो इनका जो मैक्सिमम रिवेन्यू है वो 611.87 करोड़ का है। तो अपने रिवेन्यू का ये लगभग 7.4x मांग रही है, मतलब 7.5 गुना पैसा मांग रही हैं। तो महंगा ऑब्वियसली दिख रहा है। पेयर कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, प्राइसिंग महंगा है सस्ता ये जानने के लिए, लेकिन वैल्यूएशन के पहलू पे महंगा नजर आ रहा है। और पेयर कंपैरिजन इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इनका जो बिजनेस है, ऐसे बिजनेस में कोई दूसरा प्लेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है इनके हिसाब से। बट कुछ काइंड ऑफ बिजनेस ग्लोबली देखें या फिर इंडिया में, जैसे न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, तो वो 43 के पी पे मिल रहा है, और दूसरे जो ग्लोबल प्लेयर हैं वो इनसे बड़े हैं, तो उस हिसाब से भी देखें तो प्राइसिंग हायर साइड रखी गई है। प्राइसिंग हायर साइड होना और जो फाइनेंशियल डेटा है उसका अनस्टेबल होना, प्राइस जो है वो महंगा लेना, वैल्यूएशन का महंगा होना, ये चीज़ें इसको इग्नोर करने के लिए काफ़ी है। फिलहाल लॉन्ग टर्म की बात करें तो भाई लॉन्ग टर्म में हो सकता है 2 साल 3 साल में कुछ हो जाए, लेकिन फिलहाल शॉर्ट टर्म लिस्टिंग के लिए ना के बराबर हाई रिस्क कैटेगरी में डाला जा सकता है। हो सकता है बहुत अच्छे एंकर्स आ जाए, लास्ट डे में कुछ अच्छा सब्सक्रिप्शन हो जाए, क्योंकि बिजनेस अट्रैक्टिव है, ग्लोबल प्लेयर के साथ कॉम्पिट कर रही है, फॉर्च्यून 500 में 19 कंपनीज के साथ है, उस वजह से कुछ अगर जो पॉसिबिलिटी बनेगी तो लास्ट डे आपको अपडेट कर दूंगा। बट फिलहाल इसको हाई रिस्क कैटेगरी में डाला जाना है और इग्नोर भी किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बात कर ले इसके ग्रे मार्केट ट्रेंड की, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ तो गाइस अभी 9 to 10 रुपीज़ के आसपास जीएम पे निकलता दिख रहा है, जहाँ से अराउंड 1-2% का लिस्टिंग अप्रॉक्सिमेटली बता रहा है, तो उसके हिसाब से भी मामला खराब ही है। क्या ख्याल है आपका, क्या करने वाला आप, इग्नोर की लिस्ट में डालने वाले हो या नहीं, कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो। सब्सक्राइब करके दूसरे आईपीओ के रिव्यू जरूर देखना, जैसे इसके जस्ट पहले फ्यूजियामा पावर आईपीओ ओपन होने वाला है, उसका रिव्यू हमने डाल दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।